ये जाति की अस्पृश्यता न खत्म हो जाए, दमन न खत्म हो जाए, तब तक हम नहीं मानेंगे कि हम आज़ाद हैं। आज़ाद यही देखने में आ रहा है कि नेता हैं, उद्योगपति हैं, माफिया हैं, जो प्रभावशाली लोग हैं वे हैं। तो हम लोग के जनसंपर्क का उद्देश्य यही है। हम लोग कई बड़े बड़े नेताओं से मिले, कई बड़ी पार्टियों से मिले कि भैया समाज का आप लोग कहते हैं कि ये जनतंत्र है, लेकिन जनतंत्र देखने में आ नहीं रहा है, क्योंकि जनता कानून बना नहीं रही है। जनता न मंत्री बनाती है, न प्रधानमंत्री बनाती है, न राज्यपाल बनाती है, न राष्ट्रपति बनाती है। आप ही लोग अपने में चुन लेते हैं, बना लेते हैं, आप ही लोग का हित सध रहा है। आप लोग गरीब घर से निकल करके जब चुनाव लड़ते हैं तो अरबपति खरबपति हो जाते हैं और सपना दिखाते हैं जनता को कि भाई अगली चुनाव में हमें जिताओ, हमारी पार्टी में कोई महामानव आ रहा है, कोई अवतार आ रहा है, ये सारी जनता का हम लोग सारी पब्लिक का उद्धार कर देंगे, मुक्ति मिल जाएगी सदा सदा के लिए गरीबों को। लेकिन क्या मुक्ति मिलती है? चुनाव जीतने के बाद और अधिभार बढ़ ही जाता है और गरीबी बढ़ जाती है, टैक्स बढ़ जाते हैं। तो कहना नहीं है, मतलब जिस तरह से देख रहे हैं कि सिलेंडर का, डीजल का और भी खाद्य पदार्थों का और भी कंपनी के उत्पादों का जिस तरह से हर चुनाव के बाद रेट बढ़ते हैं, तो क्या इससे गरीबी मुक्त होती है? गरीबी और बढ़ती है और उसका पैसा प्रभावशाली लोगों के पॉकेट में जाता है। हमारा उद्देश्य ये है कि ये हमारे कहने का मतलब ये है कि ये संस्था है, एक तो ये संस्था है। हाँ, बता रहा हूँ, सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ। जो प्रतिभाएं होती हैं किसी भी क्षेत्र की, चाहे शिक्षा की क्षेत्र की प्रतिभा हो, संगीत की हो, खेल की हो, तकनीक की हो, या किसी भी क्षेत्र की प्रतिभा हो, मजदूरी की हो, चाहे किसी भी तरह की प्रतिभाएं होती हैं, हर प्रतिभाओं में 1 और 20 का ही अनुपात होता है। उदाहरण के लिए, अगर गांव स्तर का कोई पहलवान है तो जो विश्व स्तर का पहलवान होगा वो 20 गुना से ज़्यादा नहीं हो सकता है, वो भी 20 गुना एक संभावना है, 20 गुना से नीचे ही रहता है, 20 गुना से ज़्यादा कोई हुआ नहीं है। तो जितनी भी तरह की प्रतिभाएं होती हैं वो 1 और 20 के ही अनुपात में होती हैं। तो आय और संपत्ति यानी कि धन जो है वो भी 1 और 20 के ही अनुपात में होना चाहिए। और ये कैसे होगा? इस जनता राज पार्टी के पास हम लोगों ने उस तरह के सॉफ्टवेयर विकसित किया है, तकनीक है, हमने गणित गुरु जी ने तकनीक भी विकसित कर दिया है। मतलब मैथमेटिक्स जो हिसाब होता है कि कैसे 1 और 20 के अनुपात में किया जा सकता है, उसके सब और बहुत सारे सिस्टम हैं। मतलब रुपया पैसा को चलन से बंद करके ये जो ट्रांजैक्शन है यानी कि लेन देन है, विनिमय है, उसको इलेक्ट्रॉनिक कर दिया जाएगा। स्मार्टफोन से लेन देन किए जाएंगे। आज भी स्मार्टफोन से मतलब लेन देन शुरू हो चुका है, लेकिन और उसमें और भी 3-4 ऑप्शन उसमें डालने होंगे। अब ये पर्याप्त नहीं है। मतलब धन क्यों किसी के पास जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, किस एवज में जा रहा है, इसका पता नहीं चल पा रहा है। उस व्यवस्था में सबका एक निश्चित कोई बारकोड होगा। सरकारी अधिकारी घूस नहीं ले पाएंगे। मतलब उनके पास एक ऐसा बारकोड बनाया जाएगा कि अगर वो जनता से अपने खाते में पैसा नहीं ले सकते हैं, उनके खाते में जाएगा तो केवल पेमेंट ही जाएगा और किसी से लेना चाहें तो नहीं ले सकते हैं। इस तरह की हर चीज़ के डिजिटल रसीद होगी। जब तक डिजिटल रसीद ट्रांसफर नहीं से घूस का कोई डिजिटल रसीद सरकार जारी नहीं करेगी तो घूस नहीं ले पाएंगे। कोई अपहरण फिरौती का ही पैसा नहीं ले पाएगा। इस तरह से भ्रष्टाचार रोकने के लिए कई इसमें सिस्टम लगाए गए हैं। हाँ, उसमें ब्रेन स्कैनिंग मशीन भी लगाई गई कार्यालयों में। मैं अर्थ पर बता रहा था कि एक मतलब कि आय और संपत्ति जो है, जब प्रतिभा का अनुपात 1 और 20 के रेशियो में होता है तो धन यानी कि आय और संपत्ति को भी 1 और 20 के अनुपात में करना होगा। यानी कि देश के सबसे अमीर व्यक्ति के पास अगर 100 करोड़ की संपत्ति है तो सबसे गरीब व्यक्ति के पास 5 करोड़ की संपत्ति होनी चाहिए। और इसलिए होनी चाहिए कि जो व्यक्ति की मूलभूत जरूरत होती है उससे किसी को महरूम नहीं किया जा सकता है, उसको वंचित नहीं किया जा सकता है। इसलिए कि जो बड़े काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं, जो पदाधिकारी लोग हैं या सम्मानित लोग हैं, विशेष लोग हैं, ऐसा नहीं है कि उनके बाल बच्चे या वे 2-4 कुंतल खाते हैं और गरीब का बच्चा बहुत कम खाता है, इसके लिए इसलिए इसको बहुत कम पैसा मिलना चाहिए।
उनको रहने के लिए बहुत बड़ा घर चाहिए और गरीब को कम घर चाहिए। ऐसी सबकी ज़रूरतें बराबर होती हैं। अगर उनको भी शिक्षा स्वास्थ्य की ज़रूरत है, एक गरीब को भी शिक्षा और स्वास्थ्य की ज़रूरत है, मतलब जितनी ज़रूरत उनकी है उतनी ज़रूरत उनकी भी है। तो जो संसाधन है उसमें बहुत लंबी चौड़ी खाई नहीं होनी चाहिए। जैसे कि आज हो गया है, अरबों खरबों की संपत्ति किसी के पास है और किसी के पास देख रहे हैं क्या स्थिति देश की हो चली है। तो आय और संपत्ति को 1 और 20 के अनुपात में किया जाए, ये जनता राज पार्टी का उद्देश्य है। लेकिन होगा कैसे? ये प्रभावशाली लोग तो इसको होने नहीं देंगे और ये तभी होगा जब राजनेता नहीं रहेंगे। आज राजनेताओं की कोई ज़रूरत नहीं है। जब सचिव स्तर के लोग कानून बनाते हैं, कानून का ड्राफ्ट लाते हैं, ये केवल कानून को पास करते हैं, तो फिर उनकी ज़रूरत क्या है? ये केवल कानून बनाने के देश पर अधिभार बने हैं, ये शोषण का एक कारक बनते हैं। तो राजनेताओं को ही हटा दिया जाए, यानी कि बिना राजनेताओं के ही जनता का पूर्ण और प्रत्यक्ष शासन और प्रशासन कैसे होगा? तब इसको हम कहेंगे प्रजातंत्र, यानी कि प्रजा की भी भूमिका अगर हो कानून को बनाने में, तब प्रजातंत्र होगा, वरना प्रजातंत्र नहीं। इसको लोग नेता तंत्र कहते हैं, अंग्रेजी में इसको लीडोक्रेसी कह सकते हैं, यानी कि जनता के प्रतिनिधियों का इसको आप व्यवस्था कर सकते हैं। वो जो कानून बनाते हैं, क्या आम जनता के हित में कानून बनाते तो है नहीं, वे तो प्रभावशाली लोगों के हित में कानून बनाते हैं, उद्योगपतियों के हित में कानून बनाते हैं। उद्योगपति ऐसा कहते हो ऐसा करते हैं। तो इस व्यवस्था का नाम हम लोगों ने दिया है कंप्यूक्रेसी। कंप्यूक्रेसी का मतलब हुआ कि जनता इसमें कानून बनाएगी, बिना राजनेताओं के ही जनता का पूर्ण रूप से शासन और प्रशासन होगा, यानी कि विधायिका इसमें से जो लेजिस्लेचर है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। और एक बहुत बड़ा सवाल है कि सामाजिक कोड जो है, सामाजिक दोष है, ये जाति वाला है। बहुत सारी पार्टियां हैं, बहुत सारी SC और ST की भी पार्टियां बन चुकी हैं और बहुत हल्ला करते हैं कि हमारे साथ बहुत अन्याय हुआ है, आज भी हो रहा है। थोड़ा कम हुआ है आज, अस्पृश्यता वाला, छुआछूत, भेदभाव वाला, तो ये कैसे मिटेगा? हम तो नेताओं से कहते हैं आप लोग केवल रोग ही गिनाओगे, दवा नहीं बताओगे। रोग तो सारे लोग गिना रहे हैं, हजारों दोष बता रहे हैं, हजारों रोग बता रहे हैं, तो दवा कौन बताएगा? इसका इलाज कौन करेगा? और जब हम लोग इलाज इसका बताते हैं तो कन्नी काटने लगे, इससे लग रहा है किसी जिन्न से भेंट हो गया। अच्छे लीडरों से हम लोग राष्ट्र स्तर, प्रदेश स्तर के नेताओं से भेंट कर चुके हैं। तो जातिगत व्यवस्था खत्म करने के लिए सजाति विवाह की विधिक मान्यता को रद्द कर दिया जाए, यानी कि अपनी जाति में शादी ही नहीं करनी, तब जाति जाकर के खत्म होगी। जब रोटी और बेटी का रिश्ता कायम होगा तब जाति खत्म होगी, वरना जाति कभी नहीं खत्म होगी। तो इसके लिए कानून बने, और कानून जब बन जाएगा तो देश इसको माने। हालांकि इसमें कुछ विवाद खड़े होंगे, लेकिन हर अच्छा काम करने में जो ऐतिहासिक काम होते हैं, कदम उठाने में कुछ न कुछ तो संघर्ष करने ही पड़ते हैं। उसके लिए हम लोग तैयार हैं, समाज को भी तैयार होना पड़ेगा। लेकिन हम लोग इसको करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि ये जब व्यवस्था आती है तो एक कानून बनाया जाएगा, लेकिन सजाति विवाह की विधिक मान्यता रद्द की जाए। जो अपनी जाति में शादी करेगा वो कानूनन अपराध होगा, और जब वो पति पत्नी जो माने ही नहीं जाएंगे कानूनी रूप से, तो उन्हें बहुत तरह की बाधाएं आएंगी और देश इसको मानने के लिए बाध्य होगा। इसलिए बाध्य होगा, जो भी कानून बन जाता है देश इसको मानने के लिए बाध्य हो जाता है, चाहे कानून अच्छा हो चाहे बुरा हो, बाध्यता सबकी हो जाती है। तो ये हम लोग के उद्देश्य है कि राजनेताओं से मुक्ति कैसे मिले, पूर्ण प्रजातंत्र कैसे हो, गरीबी सदा के लिए कैसे मिटे, जाति सदा के लिए कैसे मिटे। इसके लिए हम लोगों ने जब कोई पार्टी, कोई नेता जब इसको मानने के लिए तैयार नहीं हुआ तो हम लोगों ने पार्टी बना ली जनता राज पार्टी। और जनता राज पार्टी का ये नाम रखने के पीछे यही कारण है कि राज जो है जनता को देना है, यानी कि जब व्यवस्था आती है तो सारी पार्टियों को खत्म कर दिया जाएगा, इस जनता राज पार्टी को भी खत्म कर दिया जाएगा। और धीरे धीरे जो शासन है उसको चलाने का अधिकार जनता को सौंप दिया जाएगा। स्मार्टफोन और कंप्यूटर के माध्यम जनता कैसे
वो शासन करेगी। आज हम लोग के पास टेक्नोलॉजी बहुत विकसित हो चुकी है, पहले की टेक्नोलॉजी विकसित नहीं थी, तो इस तरह की व्यवस्था लाने उन लोगों की बाध्यता थी, मतलब उस समय जो उपलब्धता थी उसके अनुसार उन लोगों ने काम किया। लेकिन आज हमारे पास टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हो चुकी है कि टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हम राजनेताओं को इस व्यवस्था से बाहर कर सकते हैं और जनता को भी पूर्ण आज़ादी दिला सकते हैं। हम लोग अब किसी उद्देश्य को लेकर के हम लोगों से मिल रहे हैं और लोगों का समर्थन चाह रहे हैं कि भैया अगर बात अच्छी है तो आप समर्थन करिए, और अगर बात अच्छी नहीं है, अगर नेताओं का हित प्रिय है तो नेताओं की ओर रहिए, अगर आपको अपना हित प्रिय है तो आइए आंदोलन करिए, हम भी संघर्ष करें, हम आंदोलन करें, आप भी आंदोलन करो। तो किसी भी तरह की शांति बिना क्रांति की नहीं आती है। तो ये क्रांति है, एक आंदोलन है, पार्टी तो एक बहाना है। आप सभी में अपेक्षा करेंगे कि आप इसमें अपना वैचारिक समर्थन हम लोग का करिए, और अगर बात अच्छी लग रही है तो और लोगों को इस बात को जनाइए। मतलब जितना तेज़ी से जनता इस बात को जानेगी, जागेगी, यह आंदोलन और बढ़ेगा, और फिर यह दिन हम लोग को देखने को मिलेगा। मैं अपनी बात को रख दिया है। अगर इनको इसमें कुछ लगता है कि कुछ नहीं अरेंज किया जा सकता है तो ये भी अपनी बात रखेंगे। कुछ हैंड बिल भैया आपको हैंड बिल थोड़ा सा दे दीजिए, आप देख लेंगे। और भी भैया लोग हैं। हाँ प्रधान जी, अगर यह दिन आए, अगर ऐसा हो तो कैसा रहेगा? अच्छा तो है ये। हाँ भाई वो अच्छा तो इलाज कर रहे हैं, लोगों के हिसाब से अपना ही ठीक उन्हीं का सब रहा है जी, के हिसाब से चलेगा जी। बाकी जैसे मान लीजिए कि परिवार है, तो परिवार में यदि मुखिया है तो उसके राय से चलने से परिवार तो चलेगा, और सबका राय रहेगा तो परिवार तो नहीं करता है। मुझे थोड़ा सा बताइए, थोड़ा सा इसको बताइए। मैं तो मतलब थोड़ा सा आउटलाइन जो मोटा मोटा लाइन था, मैं तो मतलब उसका मैं टेक्निकल पॉइंट तो रखा नहीं, थोड़ा सा बताइए। और भी कहीं मतलब आपको मतलब वो संदेह हो कि ये कैसे हो सकता है, तो आप सारा चीज़ एक ही साथ रख दीजिए। आपका प्रश्न जायज़ है, आप कह रहे हैं कि सवाल देखिए प्रधान जी, प्रजातंत्र का अर्थ होता है कि कोई भी जो निर्णय है वह व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए, निर्णय जो है सामूहिक होना चाहिए। आज भी जो निर्णय लिया जाता है पार्लियामेंट के या विधानसभा में, तो वह व्यक्तिगत निर्णय नहीं होता है, वो सामूहिक निर्णय ही होता है। यह है कि वहाँ पर जो सामूहिक निर्णय लेने वाले हैं उनकी संख्या में कम है। मान लीजिए कि 550 करीब लोकसभा में है और 250 राज्यसभा में जी, मिला जुला के 500, 700, 800 जी 800 आदमी मिल करके सामूहिक निर्णय लेते हैं। हाँ लेकिन है सामूहिक, लेकिन है होता सामूहिक तभी होगा। एक व्यक्ति का निर्णय तो तभी हो सकता है जब वह राजा हो। राजतंत्र की जो व्यवस्था थी उसमें एक व्यक्ति का निर्णय होता था, हालांकि 100% वह भी निर्णय नहीं ले पाता था, क्योंकि वहाँ भी उसके भी मंत्री सेनापति सब होते थे, राजकुमार होते थे और उनके भी कुलगुरु होते थे। वैसा उन सब की भी भूमिका होती थी उसके विचारों को बदलने में और निष्कर्ष पर पहुँचने में। लेकिन जब प्रजातंत्र के रूप में आया, जो अधूरा प्रजातंत्र अभी है, तो इसमें सामूहिक निर्णय लेने की ही बात है। और यह जो है क्योंकि काफ़ी कम है, 800 लोगों के बीच में है, इसीलिए यह निर्णय जो है खरीदा जा सकता है। इस निर्णय को 800 को खरीदा जा सकता है। उद्योगपति इसमें खरीद लेते हैं इन लोग के निर्णय को, कुछ पैसा दे दिए, पार्टियों को चंदा दे दिए और इन लोग से कानून बनवाने के लिए जो है कुछ अतिरिक्त पैसा भी दे दिए, या अमुक तरह के कानून बना दीजिए। इसीलिए जितने भी कानून बनते हैं ये सारे कानून जो है उद्योगपतियों के ही समर्थन में बनते हैं। उद्योगपति न वोट देने जाते हैं, हाँ, न वे कोई रैली करते हैं, न कहीं वे धरना प्रदर्शन करते हैं, लेकिन सारे कानून उनके समर्थन में बनते हैं। इसलिए कभी कानून का कोई विरोध भी नहीं करते। कभी नहीं सुना होगा कि उन्होंने विरोध किया इस कानून का, क्योंकि सारा कानून तो वही बनवा रहे हैं, विरोध करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो वे इन नेताओं को खरीद लेते हैं, और भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, हर जगह पूरे दुनिया में नेताओं को खरीद लेते हैं, क्योंकि 800 आदमी खरीदना आसान है। लेकिन जब पूरे
देश में अभी जैसे 1 अरब लोग जब वोट देंगे तो 1 अरब लोगों को खरीद नहीं सकते, 1 अरब आदमी को खरीद नहीं। तो इसलिए वह जो है वह ज़्यादा जनतांत्रिक होगा, वह ज़्यादा बड़ा लोकतंत्र होगा। और इसमें जनता जो है अपने मुद्दे को, अपनी परेशानियों को अपने हिसाब से बना सकेगी कानून। तो और उस वक्त जो निर्णय होगा वह भी सामूहिक ही होगा, क्योंकि सब लोग मिल करके जो प्रस्ताव रखेंगे और जो वोट देके पास करेंगे वही कानून बनेगा, उसी को लागू किया जाएगा। निर्वाचन आयोग उसी की मान्यता देगा और कोर्ट भी उसी की मान्यता देगा, तो अंततः कोर्ट जो है उसी को लागू करेगा। तो वह निर्णय तो सामूहिक ही होगा, सामूहिक निर्णय होना भी चाहिए, कभी भी निजी निर्णय नहीं होना चाहिए। एक व्यक्ति के दिमाग पर पूरे देश के भविष्य को नहीं छोड़ा जा सकता है। एक व्यक्ति कभी भी पक्षपात कर सकता है, किसी के साथ, किसी ग्रुप के साथ कर सकता है। पुराने ज़माने में जो पक्षपात होते आए तो इसीलिए तो होते आए क्योंकि बहुत कम लोगों के पास वो शक्ति थी कि अपनी बात को मनवा सके। तो कई समाज था जिसको कि नज़रअंदाज कर दिए, वो समाज कुछ भी नहीं कर पाया। तो जनता का भला तो तब होगा जब निर्णय जनता का हो, न कि जनता के चुने हुए किसी एक व्यक्ति के द्वारा। चुने हुए एक व्यक्ति के द्वारा निर्णय होगा तो सिर्फ उसी का निर्णय हो गया, उसको हटा भी नहीं सकते। अभी जो जनता चुनती है विधायक को, सांसद को, उसको हटा भी नहीं सकते। अगर वो उसके खिलाफ में भी कुछ काम कर रहा है तो हटा नहीं सकते। उसने चुना दूसरे को। मान लो कि उदाहरण के लिए मैं दे देता हूँ कि नीतीश कुमार का मैं ले लेता हूँ। प्रधान जी ध्यान दीजिए, नीतीश कुमार का ले लेता हूँ। भाजपा के साथ चुनाव लड़े, अब चले गए हैं उसमें जनता दल यू के साथ। तो जनता ने तो उनको जनता दल यू के लिए वोट दिया नहीं था, लेकिन वो चले गए। जनता उसका क्या बिगाड़ गई? कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसी तरह से वहाँ शिवसेना का हुआ महाराष्ट्र में, वो तो बीजेपी के साथ चुनाव लड़े और चले गए वो कांग्रेस और उसके और एनसीपी के साथ शरद पवार की, तो उसमें चले गए, राष्ट्रीय कांग्रेस उसमें चले गए। तो जनता तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। तो यह जनता का मत कुछ और है और व्यक्ति कुछ और खेला कर जा रहा है। तो यह स्थिति आ जाती है क्योंकि ये सब बिक जाते हैं, सब बाद में ऊपर में खेल करते हैं। जब जनता का ही वो होगा, सारा कानून हाथ में बनाने का पावर होगा, जनता को ही पावर होगा अधिकारियों को आदेश देने का, तब जनता अपने हिसाब से कानून बनवा सकेगी, अपने हिसाब से कार्य करवा सकेगी और वह कानून बाध्यता होगी। तो जनता का भलाई होगा। अभी बेरोजगारी है, चाहे जो भी है, अभी बजट पेश किया जा रहा है, बजट में क्या होना चाहिए क्या नहीं, जनता कुछ नहीं कर सकती। जो वहाँ से हो गया वो आपको मान लेना है। आप यही नहीं करेंगे कि 5 साल आएगा तो मैं वोट नहीं दूंगा। 5 साल में तो हज़ारों मुद्दे प्रस्तुत हो जाते हैं, किसको याद रखेंगे, किसको भूल जाएंगे। शॉर्ट टर्म मेमोरी है जनता की, और वो भी लास्ट में क्या होता है, कुछ पैसे उसे दे करके कुछ साड़ी दे दिया। आप लोग तो चुनाव में हैं, आप तो सब जान रहे खेला क्या हो रहा है, आपको समझाना क्या है। हाँ, तो किसी को साड़ी दे के, किसी को 500 रुपया दे के, किसी को मुर्गा खिला के, किसी को ऐसे में सब बंद बना रहे हैं। तो इससे जनता का तो भला नहीं होने वाला, जनता का तो खरीद लिया जाता है वो जनता के। और जो जितना गरीब है उसके वोट का पावर उतना ही कम है, क्योंकि वो उतना ही कम मांगता है। तो कहेगा हमको 1000 रुपया दे दो, हो जाएगा, हम दे देंगे। लेकिन वही अगर वो किसी विधायक से अगर मत लेना हो तो वो 1000 में थोड़ी दे देगा अपना वोट। तो वो कहेगा कि हमको मंत्रालय चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, वो अपना रखेगा। समझ रहे हैं। तो निर्णय जो आपने कहा कि व्यक्तिगत होना चाहिए, तो व्यक्तिगत निर्णय बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। व्यक्तिगत निर्णय होगा तो ये चला जाएगा तानाशाह। तानाशाह का ये व्यक्तिगत निर्णय होता है, जिसको उसके मन में जो आ गया उसने वो कर दिया, उसका कोई कुछ नहीं दिया। मतलब प्रधान जी आप ये समझ रहे हैं ना, सामूहिक आज का भी जो निर्णय है वो व्यक्तिगत होता है, तो व्यक्तिगत आज भी नहीं है, व्यक्तिगत तब भी नहीं रहेगा। लेकिन इस वाली व्यवस्था में ज़्यादा पारदर्शिता रहेगी। गुरु जी बता दिए हैं डिटेल में, तो इसी को हम लोग समझा रहे हैं भैया। अच्छी बात तो है ये कि कितनी सदियाँ गुजर गई, गरीबी दूर नहीं हुई। आज भी अगर हम लोग अगर नहीं चेत पाए तो फिर जो आने वाला दिन अब ये मान लीजिए ये छोटा लड़का यहाँ बैठा हुआ है, ये पढ़ रहा होगा इस उम्मीद में कि भाई हम पढ़ लेंगे, नौकरी मिलेगी। नौकरी नहीं मिलेगी तब क्या करेगा? प्रश्न उठेगा ना यार। नौकरी मिलेगी भी तो उस स्तर की मिलेगी जिसमें कि भाई 10,000 रुपया मिल रहा है। 10,000 वाले भी तो करोड़ों लोग काम कर रहे हैं 10,000 रुपये में। तो 10,000 रुपये में तो घर परिवार तो चल नहीं सकता ढंग से, तो क्या करेगा? अब यह जरूरी है लोगों के पास कि लोगों के पास धन हो, उसको काम की गारंटी हो,
और हम लोग की पार्टी ये चाह रही है कि जितनी भी नौकरियां हैं वो सारी सरकारी नौकरी में बदल दी जाए। यानी कोई किसान के घर भी काम कर रहा है ना, किसी के घर झाड़ू पोछा भी लगा रहा है ना, उसको भी सरकारी नौकर माना जाएगा। ये हम लोग की स्कीम है। और उसका पैसा कहाँ से मिलेगा? उसका पैसा जिसके यहाँ वो काम कर रहा है ना, तो उसके खाते से पैसा लिया जाएगा और उसको पैसा दिया जाएगा। इस तरह से होगा। यहाँ तो जो कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां ऐसी खुल रही हैं आजकल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, यानी रोबोट्स काम करेंगे। तो जब रोबोट्स काम करेंगे तो छटनी हो जाएगी। छटनी हो रहा है अभी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया से बहुत छटनी हो रही है, जर्मनी में बहुत छटनी हो रही है। तो हटा दिया जा रहा है। भाई हमको आदमी की जरूरत नहीं है, कारीगर की जरूरत नहीं है, हमारे पास तो रोबोट्स है, वो खुद काम करेंगे। अरे जिनको ना हमें वेतन देना है, ना जिनको छुट्टी देनी है, ना इनको पेंशन देना है, ना कुछ देना है। तो हमारे का एक बार हम पैसा लगा दिए, कुछ पैसे से हम रोबोट खरीद लिए, अब वो रोबोट हमारे लिए काम करेंगे रात दिन। हाँ, तो कंपनियां तो उसको रखेंगी। तो जब कंपनियां उसको रखेंगी, उसके माध्यम से पैसा कमाएंगी, तो सामान्य आदमी जो है उसको ना नौकरी मिलेगी तो उसके पास पैसा कहाँ से आएगा? सवाल ये उठता है ना बहुत बड़ा। तो उसके लिए यह जरूरी है कि कंपनियां चाहे कोई चीज़ से कमाए, यह कानून बनना जरूरी है कि आपकी कमाई का जो है ना, जो 20वां हिस्सा है वो जनता में जाएगा। चाहे आप कारीगर रख के काम करवाएं, चाहे आप रोबोट रख के काम करवाएं, चाहे ऑटोमेटिक मशीन से काम कराएं, आपकी कमाई की हिस्सेदारी जनता को मिलेगी। समझ रहे हैं? तो ये इस कानून को बनाना जरूरी है। इसीलिए हम लोगों ने वो रखा है कि 20 और 1 के अनुपात में धन का वितरण होना तो चाहिए। हमको क्या करना है सर, अब बताना। एक बात समझ में आ गई ना तो बस समझ में आ गई तो बहुत यही करना है कि आप समझ गए। समझाइए। हाँ, आप समझाइए। हाँ, यह आप समझाइए और इसमें लगे रहिए। और इसको, इस आंदोलन को, बात है कि ऐसी व्यवस्था बन जाए तो सब लोग मतलब सुचारू रूप से अपना परिवार। हाँ, यह है। किसी को सोचना चाहता हूँ, ये जाति सूचक जो सब कर रहे थे आप, तो वो भी बड़ी अच्छी हाँ, वो बात भी है। खत्म हो जाएगा। हाँ, यह है। नहीं होगा तब तक वो खत्म होने का तरीका यही है कि और है क्या? तो बराबर नहीं किया जाएगा तब तक वो परेशान प्रधान होगा। जी 4 दिन पहले हमारे आश्रम पर एक सज्जन आए थे, इधर के हैं, मनसा के उस तरफ से हैं, मखदूमपुर की ऐसे पाए थे। उनकी लड़की है लखनऊ में काम। तो लड़की का नाम उन्होंने बताया निमिता गौरव। तो मैंने पूछा कि इस तरह का लड़की का नाम क्यों रखे हैं? हाँ, कहे हम लोग जो है और जाति व्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं। जाति की बात आपने बोली, इसीलिए मुझे याद आया थोड़ी दिन बाद। मैंने कहा कि इससे जाति व्यवस्था खत्म कैसे होती है, आप मुझे समझा दीजिए। हमारी समझ में तो इससे जाति व्यवस्था खत्म नहीं होती। जाति सूचक शब्द को आप छिपा जरूर है, छिपा सकते हैं इससे। समझ रहे हैं? जैसे कि ये जितेंद्र सिंह इनका नाम है, तो आप जितेंद्र सिंह कहेंगे तो कहेंगे राजपूत है। अगर ये रख दें जितेंद्र भारती, तो समझ में पाएंगे क्या है। तो इनकी जाति खत्म नहीं हुई, जाति छिप गई, बस खत्म नहीं। मैंने कहा खत्म नहीं होगी इससे। आप इसे छिपा देंगे अपनी पहचान को। सामान्य लोगों में जाएंगे तो कोई पता नहीं चलेगा किस जाति का है, राजभर है, गुज्जर है, जाट है, ब्राह्मण है, खरवार है, चमार बिरादरी का है कि किस बिरादरी का है, तो पता नहीं चलेगा। बस इतनी सी बात होगी ना। मेरा जाति तो मिट नहीं रही। मैंने कहा जाति तभी मिटेगी जब विवाह जो है आप अपनी जाति में नहीं कर पाएंगे। जब दूसरी जाति में विवाह करना एक पूरी कर दी जाएगी तब जाति मिटेगी। जाति सिर्फ विवाह से ही मिट सकती है। या तो विवाह अंतर्जातीय विवाह हो या विवाह व्यवस्था ही खत्म हो जाए। ये दो उपाय, या तो विवाह व्यवस्था ही खत्म हो जाए, विवाह ही नहीं करें। खत्म हो नहीं हाँ, पाएगी। तो ये दो उपाय है। विवाह व्यवस्था तो इतनी जल्दी खत्म हो गई नहीं, अभी समाज उतना एडवांस नहीं हुआ है। जी जी जी। अब क्योंकि उसमें पारिवारिक व्यवस्था भी टूट जाएगी ना। जी जी। परिवार की अपनी की उपयोगिता है। तो वह व्यवस्था तो विवाह तो खैर अभी होगी, लेकिन बहुत विवाह दूर की जो बात है, है। हाँ वो तो बहुत आगे की बहुत होगा तो जरूर, लेकिन बहुत दूर होने का तो होगा ही, जी। क्योंकि विवाह प्राकृतिक चीज नहीं है। जी। और जो प्राकृतिक चीज नहीं है उसको टूट जाना है, आज नहीं तो कल। विवाह कोई प्राकृतिक व्यवस्था नहीं है। विवाह मनुष्यों ने पैदा किया है। जानवरों में कहाँ विवाह हो रहा है? कहीं विवाह होता है क्या? नहीं होता है। सिर्फ मनुष्यों में ही विवाह होता है। इसकी अपनी उपयोगिता है, ठीक है, हम लोग का यह विकास है, हम लोग समझे हैं, परिवार की एक वैल्यू है।
तो उसके हिसाब से विवाह ठीक है होना चाहिए, मैं यह नहीं कह रहा हूँ नहीं होना चाहिए, लेकिन विवाह जब एक ही ग्रुप में होता रहेगा तो इसका मतलब है उस ग्रुप के प्रति मोह हो जाएगा, दूसरे के प्रति द्रोह हो जाएगा, दूसरे के प्रति घृणा हो जाएगी, जो उस ग्रुप में नहीं उसके प्रति घृणा हो ऐसा जाएगी, ही होता है। और जब उस ग्रुप में है उसके प्रति मोह हो जाएगा, मोह होगा तो अत्याचार होगा, द्रोह होगा तो अत्याचार होगा, दोनों ही स्थिति में अत्याचार होगा। तो इसीलिए अगर अलग अलग ग्रुप में अलग अलग जगह विवाह होता रहेगा तो ना मोह होगा ना द्रोह होगा, हाँ जी, वो एक जी। समता भाव आएगा। इसीलिए विवाह व्यवस्था को टूट जाना अनिवार्य है, इस अर्थ में टूटना अनिवार्य है कि एक ही ग्रुप में ना हो। बाकी विवाह व्यवस्था रहे परिवार को चलाने के लिए, भाई बच्चे हैं जन्मेंगे, पालना पोसना है, बढ़ाना है, तो चाहिए। तो यही बात है। हाँ, तो प्रधान जी आप कह रहे थे कि आपको क्या करना चाहिए। हम लोग जो कर रहे हैं ना, तो हम लोग ये नहीं कह रहे। हाँ, अगर आप चाहें कि इस पार्टी में अगर आप आधिकारिक रूप से सदस्य होना चाहिए, कोई पद लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। अगर आप नहीं लेना चाह रहे हैं कोई पद वगैरह इस पार्टी में, तो हम लोग जो कर रहे हैं, लोगों को जगा रहे हैं। आप बहुत दूर नहीं तो कम से कम आप अपने गांव को ही जगा दीजिए, लोगों को जनाइए कि संभव है। आप गरीबी मिटाना संभव है, जाति मिटाना संभव है, बेरोजगारी मिटाना संभव है। तो इतना तो करना ही पड़ेगा। शिक्षा सबको- व्यवस्था में भी हम लोग का है कि जो है एक समान